सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है इग्नाइट बैच के एक और नए क्लास में, यानी इग्नाइट बैच के क्लास 8 में। आज का क्लास मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, और क्योंकि आज हम लोग इतनी सारी चीज़ सीखने वाले हैं कि शायद ये 20 मिनट्स के एक्सटेंड भी हो जाए। तो भाई रो मत देना ये बोल के कि नहीं यार 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, मैं तो नहीं देखूंगा, इस चीज़ पे रो मत देना भाई, ठीक है। सो आज भाई हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये रहे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछले क्लास का होमवर्क सबमिट किया था। Congratulations to all of them and a big shout out to all of them। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होती है ये सीखा था, और एक गिम्बल बैकग्राउंड बनाया था, और 3 पॉइंट लाइटिंग को अच्छे से प्लेस किया था। पॉइंट लाइट, एरिया लाइट, स्पॉट लाइट और सनलाइट, ये चारों क्या होती है, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है, इनको सीखा था। लेकिन आज हमारे पास बहुत कुछ है सीखने को, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं एक बहुत ही क्रेजी चीज के बारे में, जो कि है एक एड ऑन जो कि मैंने बनाया है फॉर 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। नाउ हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप किया था, लेकिन आप लोगों को पता है कि उसको बहुत टाइम लगा था एंड थोड़े बहुत एफर्ट्स भी लगे थे कि हाँ यार लाइट ऐड करो, फिर उसको पॉइंट करो टुवर्ड्स कप, ये ऐड करो वो ऐड करो। सो उससे अच्छा मैंने एक एड ऑन बनाया है जिसमें आप लोग सिंपली उस एड ऑन को ये बता दो कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो ऑटोमेटिकली 3 पॉइंट लाइट सेटअप कर देगा। सो क्या करना है आप लोगों को, सिंपली मैं सबसे पहले इन 3 पॉइंट आइटम को डिलीट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गमरोड की लिंक दी है, गमरोड की लिंक दी है, उसको खोल लो, कुछ इस तरीके की लिंक खुल जाएगी। ये रहा मेरा 3 पॉइंट लाइट सेटअप इन 1 क्लिक वाला एड ऑन। सिंपली यहाँ पे नेम ऑफ फेयर प्राइस पे $0 कर देना एंड आई वॉन्ट दिस, इस पे क्लिक कर देना। देन ये पेज खुल जाएगा एंड यहाँ पे सिंपली ऐड अ टिप पे 0 कर देना। अगर आप लोग को टिप ऐड करना है तो कर देना, बट अगर नहीं करना है तो $0 कर देना एंड गेट पे क्लिक कर देना। एंड गेट पे क्लिक करने के बाद जो आप लोग को कैप्चा आएगा, वो कैप्चा को सॉल्व कर दो एंड ऑटोमेटिकली फिर आप लोग को वो लिंक मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप डॉट जिप करके एक फाइल डाउनलोड होगी, 2 KB की आई थिंक रहेगी, 2.1 KB की। उसको कहीं ना कहीं सेव कर लेना। आफ्टर दैट जस्ट ओपन योर ब्लेंडर, गो टू एडिट, प्रेफरेंसेस, एंड प्रेफरेंसेस खुलने के बाद सिंपली इस वाले आइकन पे आ जाओ एंड यहाँ से इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क। देन जहां पे भी आप लोगों ने वो फाइल रखी थी 3 पॉइंट लाइट सेटअप डॉट जिप, उसको सिंपली ओपन कर लो एंड इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क, इस पे क्लिक कर देना एंड ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा एंड एनेबल भी हो जाएगा। नाउ इसको यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इसको बंद कर दो एंड यहाँ पे इस कप को सिलेक्ट करके जस्ट प्रेस N ऑन योर कीबोर्ड। देन सिंपली आप लोग को यहाँ पे, मेरे पास तो बहुत सारे एड ऑन्स है, बट आपको ढूंढना है कि आपका वाला एड ऑन यानी 3 पॉइंट लाइट सेटअप एड ऑन कहाँ है, तो वो यहाँ पे है, इस पे क्लिक कर देना। नाउ N प्रेस करके आप लोग को बहुत सारे एड ऑन्स मिलते हैं। सो एड ऑन्स मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था क्या होता है। सो क्या करना है आप लोग को, ये रहा मेरा एड ऑन, ठीक है, 3 पॉइंट लाइट सेटअप ब्ला 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 लिखा है। इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है आप लोग को कि यहाँ से ड्रॉपर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ से भी इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो सिलेंडर करके, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर सिलेक्ट कर लिया, सिलेंडर मीन्स ग्लास, अपना जो कप है वो, एंड सिंपल सेटअप द लाइट, इस पे क्लिक कर देना एंड वो ऑटोमेटिकली आप लोग देख सकते हो 3 पॉइंट लाइट सेटअप करके दे देगा। मैं गिम्बल को हाइड करता हूँ, ये रहा आप लोग का 3 पॉइंट लाइट सेटअप। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एड ऑन को, जो मेरा एड ऑन है, उसको ये नहीं पता कि यार आप लोग को बैक लाइट कहाँ रखनी है, आप लोग को जो मेन लाइट है वो कहाँ रखनी है, फिल लाइट कहाँ रखनी है, ये एड ऑन को नहीं मालूम पड़ता। तो इसीलिए मैंने एक और ऑप्शन दिया है उसके जस्ट नीचे, जो कि है रोटेट द लाइट्स। इस पे सिंपली क्लिक कर दोगे तो आप लोग आपके जो तीनों लाइट्स हैं उनको एक साथ कुछ इस तरीके से रोटेट कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि बैक लाइट थोड़ी बहुत ज़्यादा नीचे है तो सिंपली मूव टूल पे आके उसको हल्का सा ऊपर कर दो एंड थोड़ा आगे ला दो। एक चीज़ नोट करना कि आप लोग जो भी लाइट जैसे भी मूव करोगे वो एक इस एक्सिस में मूव होएगी कि वो सिंपली पॉइंटेड टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आप लोग के ये फिल लाइट है, सो फिल लाइट को अगर मैं दूर भी लेके जाऊँ या पास लेके जाऊँ तो ऐसे मूव होएगा कि आप लोग के पॉइंटेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट रहेगा, कि आप लोग के ऑब्जेक्ट पे ही वो फोकस देगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग जो कि बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि यार बार बार अगर मैं यहाँ से ऐसे मूव करता हूँ, फिर उसको जो आप लोग का एंगल चेंज हुआ है उसको वापस एंगल में लाओ, ये करो वो करो, इतना काम करने से अच्छा सिंपली ये एड ऑन डाउनलोड कर लो एंड इससे 1 क्लिक में आप लोग 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बना दिया है। अच्छा, इसको
पावर देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसने मेन लाइट को 50 वॉट्स दे दिया है, फिल लाइट को 25 वॉट्स दे दिया है एंड बैक लाइट को ऑटोमेटिकली 15 वॉट्स दे दिया है। ठीक है, सो मैंने ऐसे इसको सेटअप किया था कि भाई ऑटोमेटिकली दे दे। सो कैसा लगा आप लोग को ये एड ऑन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड एक बार ट्राई करके प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मेड बाय क्यूटीफाइड 79 लिखा हुआ है। और ऐसे अगर आप लोगों को और एड ऑन्स चाहिए तो कमेंट्स में ADDONS एड ऑन्स लिख के कमेंट कर देना, तो मैं थोड़े और ऐसे एड ऑन्स बनाऊंगा ताकि आप लोग की ब्लेंडर लाइफ ईजी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स ब्रिंग बैक द गिम्बल। सो ये रहा मेरा गिम्बल। ठीक है, मैं बैक लाइट को थोड़ा और आगे करता हूँ। नाउ सिंपली हम लोग ने पिछले क्लास में 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप कर दिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है कैमराज कैसे ऐड करना है। एक रहता है ना कि हम लोग ने भाई देखो, हम लोग ने एक सीन बना दिया, एक शॉट बना दिया, अब बारी आती है कि भाई इसमें कैमरा कैसे ऐड करना है और इसको रेंडर कैसे करना है। ये दोनों चीज आज हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। So, जैसे बाकी ऑब्जेक्ट्स आप लोग ऐड करते हो वैसे ही कैमरा भी ऐड होता है। बहुत सिंपल, शिफ्ट A प्रेस करो एंड यहाँ पे आप लोग को कैमरा दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना एंड ऑटोमेटिकली आप लोग के आउटलाइनर में देखो एक कैमरा ऐड हो चुका है। ठीक है ना, उस कैमरा को सिंपली कंट्रोल ना, उस कैमरा को आप लोग को कैसे प्लेस करना है मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना कि अगर आप लोग कैमरा व्यू में शिफ्ट करना है कि कैमरा क्या देख रहा है मुझे वो देखना है, तो आप लोग के पास एक नम पैड रहेगा। ठीक है, नम पैड मतलब कैसे बताऊं। सो ये रहा है कीबोर्ड का फोटो, इन नंबर्स को नम पैड कहते हैं और नम पैड में ये वाला जो 0 है इस पे प्रेस करना एंड देयर यू गो, आप लोगों का कैमरा ये देख रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें ये उसको दिखाना है नहीं, हमें एक प्रॉपर जो अपनों का कप है वो दिखाना है, मानता हूँ। लेकिन अब आप लोग क्या करोगे, क्या आप लोग बोरिंग वे करोगे कि हाँ भाई कैमरा को चलो मूव करते हैं कुछ इस तरह आया क्या, इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आप लोगों को, सिंपली आप अपने व्यू को ऐसे व्यू में ला दो कि हाँ मुझे यहाँ पे कैमरा चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कैमरा चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया एंड मैं कंट्रोल, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, प्लीज को याद रखना, Ctrl+Alt+0 प्रेस करूंगा एंड वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर व्यू पे शिफ्ट हो जाएगा कैमरा। ठीक है, ये देखो मेरा कैमरा उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट व्यू पे शिफ्ट हो। हल्का फुल्का एडजस्टमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाओ एंड थोड़ा सा कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आप लोगों ने कैमरा सेटअप कर लिया, कांग्रेचुलेशंस, आपने पहली बार कैमरा सेटअप किया है। अच्छा लगता रहेगा आप लोगों को कैमरा सेटअप करके। नाउ एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, कैमरा सिर्फ सेटअप करके काम नहीं होता है, कैमरा के साथ आप लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैमरा प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ने यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है, कुछ मैटर नहीं करता। ये स्क्वायर फ्रेम, ये बॉक्स के अंदर ये जो स्क्वायर फ्रेम दिख रहा है आप लोगों को कैमरा का, उसके अंदर क्या रखा है, उसके अंदर क्या दिखा रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, इसलिए लाइट्स कैमरा फिर एक्शन कहा जाता है। अगर आपने कभी डायरेक्टर का मूवी कुछ देखते दोगे, सो वो कहता है लाइट्स यानी लाइट्स ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो, फिर एक्शन करो, क्योंकि भाई बिना कैमरा ऑन किए कुछ भी करोगे कुछ नहीं दिखने वाला। ठीक है, सो कैमरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू प्रेजेंट योर एनिमेशन। ठीक है, अब ये कैसा दिख रहा है मुझे देख रहा है, तो मैं सिंपली कैमरा व्यू पे ही हूँ और साथ कैमरा व्यू को एग्जिट करने का तरीका क्या है कि सिंपली जो मिडिल माउस बटन है उससे ऐसे स्क्रॉल कर दो तो एग्जिट हो जाता है। अगर आप लोग को मैनुअली करना है तो आप लोग जो नंपैड 0 आप लोगों ने दबाया था उसी को वापस दबा दो, तो आप लोग ऐसे भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, नंपैड 0 दबा आते हैं। अब ये रेंडर में कैसा दिख रहा है, सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से देखूंगा कि ये CPU है, इसको GPU कंप्यूट कर लेना एंड सिंपल इस पर आ जाना। देखो इस तरह कुछ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर बैक लाइट हल्की फुल्की मैं इसको एडजस्ट करूँ तो ये थोड़ा और भी अच्छा दिख सकता है। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, ये रहा अपना कप विद द 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप जो उन्होंने मेरे एड ऑन ही किया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एड ऑन, लेट्स गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग अबाउट कैमरा कैसे व्यू में लाना है। नाउ इसमें एक और बहुत सही फीचर आता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ वो क्या फीचर है, कि आप लोग अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट और एक ऐसा वाला जो उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जो ऐसा वेव जैसा साइन रहता है ना, एस्केप बटन के जस्ट नीचे ऐसा एक साइन दिखता रहेगा आप लोगों को, ऐसा वाला। ठीक है, तो शिफ्ट और वो प्रेस करोगे तो अभी आप लोग आ जाते हो गेम मोड में। मैं उसको गेम मोड बोलता हूँ। गेम मोड क्या होता है कि अब आप लोग ये देखो,
अब आप लोग जब माउस मूव करोगे तो कैमरा के हिसाब से वो मूव होएगा, यानी कैमरा भी मूव होएगा, आपका व्यू भी मूव होएगा। एंड अगर आप लोगों ने पीसी गेम्स खेले हैं तो अगर आप लोगों को पता रहेगा कि WASD ये 4 कीज रहते हैं जिनसे आप अपने कोई कैरेक्टर को आगे पीछे और लेफ्ट राइट करते हो। सो अगर आप यहाँ पे भी WASD दबाओगे तो ये रहेगा, आप लोगों का कैमरा एक प्रॉपर गेम मोड में चले जाएगा। ठीक है, मस्त मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो जब हो जाएगा तो सेट कर देना, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इसको फिर से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके थोड़ा बहुत सेट करूँ। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई Ctrl+Alt+0 इसको हमेशा याद रखना। शिफ्ट वेव जो रहता है वो इतना काम में आता नहीं है, गेम मोड जिसको कहते हैं, बट कभी कभी आप लोग को मतलब एकदम प्रॉपर परफेक्ट व्यू चाहिए तो कभी कभी वो लोग यूज़ करते हैं उसको भी, लेकिन Ctrl+Alt+0 ये शॉर्टकट को बिल्कुल 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 याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आती है ना कि यार मैंने कैमरा बना तो दिया, ठीक है, अब मुझे इसमें बाकी बहुत काम करना है, तो मुझे लाइट मूव करना है, ये करना है, एंड देयर यू गो। इतना कैमरा के बारे में आप लोग समझ गए तो बहुत सही रहेगा। आगे आते हैं। सो देयर इज अनदर फीचर। अब आते हैं थोड़ा कैमरा के थोड़ा डीप में। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कि Ctrl+Alt+0 क्या होता है, देन शिफ्ट और जो वेव वाला रहता है उससे गेम मोड ऑन हो जाता है, और नमपैड 0 प्रेस करने से आप लोग कैमरा के व्यू में चले जाते हो। सो अब आते हैं इस कैमरा के थोड़े से डीपर पार्ट में। नाउ कभी अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन के कैमरा से फोटोज़ ली रहेंगी, या अगर आप लोगों को पता रहेगा, सो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ करके एक टर्म रहता है। मैं नमपैड 0 लगाऊंगा तो मैं कैमरा में आ जाऊंगा, एंड यहाँ पे सिंपली आप लोग को दिखेगा फोकल लेंथ 50 mm। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से जूम हो जाएगा, अगर इसको कम करता हूँ तो कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ना अगर आपने कभी मूवीज़ देखी है, सो मूवीज़ में ना कहते हैं कि वाइड एंगल शॉट लेना है, क्लोजअप शॉट लेना है। सो वाइड एंगल शॉट यानी 30 mm। ठीक है, तो वाइड एंगल शॉट आ जाता है। क्लोजअप शॉट तो मतलब थोड़ा ज़्यादा क्लोजअप लेना पड़ता है। सिंपल इतना समझ लो कि आप लोग का कैमरा कितना जूम है, ये समझने के लिए यूज़ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, कितना जूम है उस पर्टिकुलर सीन पे, उसको समझने के लिए फोकल लेंथ का यूज़ होता है। ठीक है, इतना समझ लो बेसिक्स। अगर फोकल लेंथ का में थोड़ा और जानना है कि क्या होता है, कैसे होता है, फोटोग्राफी में कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो गूगल कर लेना, बहुत सारे आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं उसके डीप में और घुसूंगा नहीं। इतना समझ लो फोकल लेंथ मतलब कि कैमरा कितना जूम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग जो कि आता है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है एस्पेक्ट रेशो एंड रिजोल्यूशन। ना क्या करना है आप लोग, मैं कैमरा को सिलेक्ट करूंगा एंड मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, ये था कैमरा का जो डेटा पूरा, लेकिन अब मैं जाऊंगा आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पे। व्हेन यू गो टू आउटपुट प्रॉपर्टीज़ तो आप लोग को ऑप्शन मिलता है 1920x1080, 100% और 1:1 एस्पेक्ट रेशोज दिए हुए हैं। ये सब क्या है, सिर्फ इतने हम लोग समझेंगे। ठीक है, बाकी सब ये दोनों भी समझेंगे आगे जाके, लेकिन बाकी सब ये जो है ये हम लोग बाद में समझेंगे। ये भी समझ लेंगे हम लोग आज कि आउटपुट क्या होता है, PNG VNG। बट फिलहाल के लिए इतने ऑप्शन समझो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑप्शन। सबसे पहले आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है कि आपने सुना रहेगा कि यार मैं ना 4K में मूवी देखता हूँ। 4K मतलब क्या होता है कि वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, यानी उसके पिक्सल्स का साइज छोटा रहता है और ज़्यादा पिक्सलेटेड, मतलब ज़्यादा पिक्सल्स रहते हैं, मेकिंग द फ्रेम लुक मोर रियलिस्टिक। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो ना कि यार 1920x1080 यानी 1920 पिक्सल्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड 1080 पिक्सल्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। 4K का रिजोल्यूशन 3840x2160 रहता है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा कम करते हो, लाइक 720p पे आते हो, तो वो उसका रिजोल्यूशन रहता है 1280x720। ठीक है, सो इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। अगर बहुत टाइम पे देखो, अभी मैं रेंडर जब निकालूंगा तो वो ऐसे एक लैंडस्केप रेंडर मिलेगा मुझे। ठीक है, जिस रेशो में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, उसको भी लैंडस्केप रेशो बोलते हैं, एंड होपफुली शायद आप HD में ही देखते रहोगे, तो आप 1920x1080 में इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, नाउ पर अगर मुझे रील्स के लिए या पोस्ट के लिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए या इंस्टाग्राम रील्स के लिए रेंडर निकालना है, तो मुझे एस्पेक्ट रेशो कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो नॉट एस्पेक्ट रेशो, रिजोल्यूशन।
तो मुझे रेजोल्यूशन कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो रेजोल्यूशन अब 1920x1080 है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए रेंडर निकाल रहे हो, इंस्टाग्राम पोस्ट करना है आप लोग को, तो फिर 1920 को 1080 कर, ठीक है। सो 1080x1080 ये देखो, ये होता है इंस्टाग्राम पोस्ट का रेशियो। उसका पूरा जो साइज़ है, जो स्ट्रक्चर है, वही चेंज हो गया, ठीक है। एंड अगर मुझे रील्स के लिए करना है तो मैं नीचे वाले को 1920 कर दूंगा, ठीक है। सो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से मोबाइल व्यू में आप लोग को रेंडर देगा, ठीक है। सो इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। फिलहाल के लिए तो भाई 1920x1080 ही सही है। उसके जस्ट नीचे आता है परसेंटेज, जो कि 100%, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग की इमेज की क्वालिटी बताता है कि अगर आप लोग को कम करनी है, बढ़ानी है, आप लोग इसको 200-500 भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँ, सो इफ आई टाइप 500 भी हो जाता है, ठीक है। बट आपकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी उसमें, एकदम क्रेजी लेवल की आएगी। सो सीन ये होता है ना कि क्या होता है, एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ आप लोग को कि इसको 100% ही रखना, पर कभी कभी आप लोग का सीन बहुत ज़्यादा हैवी रहता है और उसको रेंडर करने को, एक फ्रेम रेंडर करने को घंटे लग जाते हैं। तो उसको फिर टैकल करने के लिए आप लोग फिर इन सब चीज़ें छेड़ते हो कि परसेंटेज कम कर देते हैं, थोड़ा बहुत सैम्पल्स कम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो उस वाले सेक्शन में, उस वाली चीज़ों में आते हैं आप लोग के फिर परसेंटेज वाली चीज़ें। बट अगर आप लोग को हाई क्वालिटी रेंडर चाहिए, बहुत टाइम क्या होता है कि लोग रेंडर निकालते हैं, ठीक है, मैं भी बताऊंगा। मैं रेंडर निकाला, ठीक है, बट जब मैं जूम इन करता हूँ कि हाँ मैं ऐसे जूम इन करके एकदम घुस गया उस फोटो में, तो मुझे यहाँ पे पिक्सल्स दिखते, फिर पिक्सल। तो लोग बोलते कि यार नहीं यार, रेंडर बराबर आया नहीं, क्या सीन। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाएंगे सैम्पल्स बढ़ा देंगे, ठीक है। सैम्पल्स आप लोग को बताऊंगा क्या होता है, सैम्पल्स बढ़ा देंगे, या फिर परसेंटेज को 500% कर देंगे, 600% कर देंगे। फिर भी जब वो लोग रेंडर निकालते हैं, फिर भी यहाँ पे पिक्सल। सो ये प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ रेंडर, इट इज अबाउट द रिजोल्यूशन। आप लोग रेंडर कर रहे हो 1920x1080 में, ठीक है, तो वो आप लोग कितना भी उसका क्वालिटी बढ़ा दो, बट वो पिक्सल का जो साइज है वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ना कम होने वाला है नहीं जब तक आप उसको रिजोल्यूशन कम ना करो। इसीलिए अगर आप लोग को एकदम हाई क्वालिटी रेंडर्स चाहिए कि आप लोग जूम इन करो और वो इमेज फटे ही ना, वो इमेज एकदम पिक्सल्स में आए ही ना, तब आता है आप लोग का रेजोल्यूशन। और तब उसमें आप लोग रेजोल्यूशन में टाइप करना 3840 इन द एक्स एंड 2160 इन वाई। सो ये आप लोग का होता है 4K रेजोल्यूशन का फोटो, ठीक है। फिर उसको आप लोग जूम इन करना बिंदास, बिल्कुल फटेगा नहीं, ठीक है। उसके नीचे आता है एस्पेक्ट, जो कि एस्पेक्ट एक्स, एस्पेक्ट वाई, जो कि 1:1 है। ये बेसिकली आप लोग इतना समझ लो, ये शेप रहता है कैमरा का, ठीक है। नॉट द पिक्सल्स, नॉट द रेजोल्यूशन, नॉट द परसेंटेज, बट शेप ऑफ कैमरा, ठीक है। ये हो गई बहुत सारी बातें अबाउट कैमरा। एक लास्ट टॉपिक रहता है, एक्चुअली 2 लास्ट टॉपिक रहते हैं। सो आप लोग को मैं आज थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है? रूल ऑफ थर्ड्स एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो कि एक सिंपल बात बताती है आप लोग कि आपके कैमरा को एक इमेजिनेशन में, ग्रिड में डिवाइड करो, ठीक है। बहुत सारे, अगर आप लोग के कैमरा, अब भी जाओ अपने फ़ोन को लो और फ़ोन को खोल के देखो, उसमें आप लोग को ग्रिड का ऑप्शन मिलता रहेगा। ऑलमोस्ट सबके फ़ोन में रहता है कि भाई ग्रिड का ऑप्शन मिल रहा है। बट बड़ा क्वेश्चन ये आता है, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि वो ग्रिड का ऑप्शन क्यों मिल रहा है? देखो, हम लोग फोटो लेते हैं, हम ग्रिड थोड़ी देखते हैं कि भाई ग्रिड में बराबर आ रहा है कि नहीं। वो ग्रिड मिलता है रूल ऑफ थर्ड्स के लिए। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, लेट मी शो यू। अपने कैमरा को सिलेक्ट करना एंड सिंपली कैमरा पे आ जाना एंड यहाँ पे व्यू पुट डिस्प्ले, इस पे क्लिक करके यहाँ पे कॉम्पोजिशन गाइड्स, इसको खोल लेना एंड यहाँ पे थर्ड्स, इस पे क्लिक कर देना। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा हमेशा इसको टिक हमेशा करना, बिकॉज रूल ऑफ थर्ड्स की आदत डालो, ऐसे देखने की आदत डाल दो कि हाँ भाई रूल ऑफ थर्ड्स है, तो आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। क्या होता है रूल ऑफ थर्ड्स? अभी मैंने इसी थर्ड्स को एनेबल किया तो इसने मेरे कैमरा को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मुझे 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये। रूल ऑफ थर्ड्स क्या कहता है कि अगर आप लोग एक सीनरी वाला शॉट ले रहे हो, तो सीनरी वाले शॉट में अगर आपके पास एक कैरेक्टर है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है या कोई एनिमल है जिसको आपको फोकस में लाना है, जिसको आपको अलग दिखाना है, तो आप इन 4 पॉइंट्स में से उस वाले चीज़ को रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये है मेरा वॉलपेपर, ठीक है। नाउ ये एक प्रॉपर रूल ऑफ थर्ड का एग्जाम्पल है। मैंने एक सीनरी बनाई थी, लेकिन जब मुझे ये कैरेक्टर और ये हॉर्स प्लेस करना था तो मैंने यहाँ नहीं किया, या फिर मैंने यहाँ भी नहीं किया, मैंने यहाँ किया।
बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थर्ड्स यहाँ पे एक ऐसे करके यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ठीक है। सो ये फिर बराबर कॉम्पोजिशन में बैठ गया पूरा सीन। सो इसे ही कहते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। लेकिन आप लोग को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि यार हमारा कप तो रूल ऑफ थर्ड्स में है नहीं, ये तो मतलब ऐसे ही है। मैंने कहा ना कि अगर बड़े सीन्स में है तो रूल ऑफ थर्ड्स बहुत काम में आता है। अगर आप लोग के सीन में एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग इसमें कप है, और आप लोग को पूरा फोकस जो ऑडियंस का उसी पे डालना है, तब रूल ऑफ थर्ड्स क्या कहता है कि भाई जो आप लोग के कप है या जो लोग का ऑब्जेक्ट है वो चारों पॉइंट्स को टच करना चाहिए, बस इतना देख लेना, ठीक है। सो क्या ये पॉइंट टच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या ये पॉइंट टच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या ये पॉइंट टच हो रहा है? हो रहा है। क्या ये हो रहा है पॉइंट टच? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। मतलब ये ऐसा हो नहीं रहा है, बट ऑफकोर्स एक ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में आ रहा है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और आप लोग बोलोगे कि अरे नहीं रूल ऑफ थर्ड्स खराब है, ये है। एंड इसको हमेशा एनेबल रखना ताकि आप लोग के कैमरे को ऐसी ग्रिड में डिवाइड करके रखे एंड आपको इसको देखने की आदत डल जाए। आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ थर्ड समझ गए। एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है DOF, यानी डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है? आप लोगों ने सुना रहेगा ये चीज़। शिफ्ट A करके मैं इसी सीन में एक और चीज़ ऐड करता हूँ। सो मे बी लेट मी ऐड अ मंकी, ठीक है। कप के हल्का सा बाजू में रखूंगा एंड इसको ऐसे करके, ठीक, नाइस। देखो अब इसमें एक सीन आता है कि लाइक ये रहा मेरा रेंडर। अगर मैं रेंडर मोड पे जाऊँ तो ये देखो यहाँ पे है मंकी फेस। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे मंकी फेस दिखाना ही नहीं है, ठीक है, मैं तो ऐसी मंकी फेस डाल दिया, बट अगर बैकग्राउंड में ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोग को दिखानी नहीं है, ब्लर करनी है, अगर आप लोग को पूरा फोकस ऑफ योर ऑडियंस आपको कब पे लाना है, तब क्या? तब आता है डेप्थ ऑफ फील्ड प्ले में। अगर मुझे इसमें एक डेप्थ ऑफ फील्ड डालनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, शिफ्ट A करके मैं एक एम्प्टी ऐड करूँगा, कोई भी एक एम्प्टी प्लेन एक्सिस, नल जो बोलना है बोल लो इसको। और ये मैं कुछ ऐसे प्लेस करूँगा कि हाँ ये जो इसका मेन पॉइंट है यहाँ पे वो कप की तरफ रहे, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को पूरा फोकस चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे कैमरा को ये बताएंगे कि भाई जो फोकस है ना, डेप्थ ऑफ फील्ड है ना, वो पूरा इस पर्टिकुलर प्लेन पे वो पूरा इस पर्टिकुलर एम्प्टी पे फोकस कर दो, ठीक है। सो अपने कैमरा को सिलेक्ट करो एंड देन जस्ट गो टू डेप्थ ऑफ फील्ड, इसको एनेबल कर दो एंड यहाँ से ऑब्जेक्ट में जो आप लोग का एम्प्टी है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये रहा आप लोग का एम्प्टी, यहाँ पे सिलेक्टेड है एंड देयर यू। नाउ डेप्थ ऑफ फील्ड आई कि नहीं आई ये तो बताओ, लेट्स सी। एज सच कोई डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है, मतलब ये तो अभी भी क्लियर दिख रहा है मुझे। देयर कम्स अ बिग पॉइंट जिसको कहते हैं एफ स्टॉप। नाउ यहाँ पे 4 ऑप्शंस रहते हैं वैसे, एफ स्टॉप, ब्लेड्स, रोटेशन एंड रेशो। ये चारों ऑप्शन मैं आप लोग को आज नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा एंड भाई हमारे पास बहुत कुछ है कवर करने को। मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, एक बहुत सुंदर सी चीज़, जो कि एफ स्टॉप। अगर एफ स्टॉप 2.8 पे है तो हल्का फुल्का डेप्थ ऑफ फील्ड डलेगा। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखो कितना डेप्थ ऑफ फील्ड डलेगा कि मुझे अब कप भी ढंग से नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको हल्का सा एक एक करके बढ़ाता हूँ तो ये देखो, नाउ लुक एट दिस, मुझे अब कप तो दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये हो चुका है ब्लर्ड, एकदम टोटल ब्लर्ड हो चुका है। ये समझ गए? इतना सिंपल चीज़ समझ लो कि ये होता है आप लोग का डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। इसको हटाओ और फिलहाल के लिए मुझे तो नहीं चाहिए इसमें, बट डेप्थ ऑफ फील्ड का जो टॉपिक है मुझे कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर रेंडरिंग, सो लेट्स गो। भाई रेंडरिंग करने वाले हैं। चलो मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं रेंडरिंग के बारे में, इतना समझ लो 2 रेंडरिंग इंजन रहते हैं। एक रहता है आप लोग का ईवी, एक रहता है आप लोग का साइकिल्स, ठीक है। नाउ ये डिबेट बहुत टाइम से, जब से ब्लेंडर है तब से चली आ रही है कि ईवी बेटर है कि साइकिल्स बेटर है। क्या जो साइकिल्स आउटपुट देता है क्या वो ईवी दे पाएगा, या ईवी जो आउटपुट देता है, ईवी जो टाइम कम करके देता है, क्या उतना टाइम कम साइकिल्स दे पाएगा? ये डिबेट बहुत चली है, ठीक है। और अगर आप लोग एक ब्लेंडर आर्टिस्ट हो पहले से, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हो, तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या प्रेफर करते हो, ईवी को प्रेफर करते हो कि साइकिल को प्रेफर करते हो, ये मुझे ज़रूर बताना। लेकिन होता क्या है हमारे न्यू ब्लेंड आर्टिस्ट के लिए, सो ईवी साइकिल्स 2 रेंडर इंजन, 2 तरीके हैं जिससे आप आउटपुट निकाल सकते हो, ईवी एंड साइकिल्स। ना ईवी जाना जाता है अपने कम टाइम रेंडरिंग के लिए, रेंडरिंग का टाइम बहुत कम करता है ईवी।
लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग को फोटो रियलिज्म नहीं चाहिए, अगर आप लोग को कार्टूनिस्टिक वाइब में चाहिए, तब ईवी काम आता है। यानी आपके रेंडर्स को वो अच्छा दिखाएगा। लाइक अब मैं जिस पे देख रहा हूँ ये साइकिल्स है, लेकिन अगर मैं इसको ईवी पे शिफ्ट करूँ कुछ इस तरह, तो ये देखो ये रहा आप लोग का ईवी, ठीक है। अब मैंने लाइटिंग साइकिल के हिसाब से की थी, इसलिए यहाँ पे ईवी में इतना अच्छी नहीं दिख रही वो लाइटिंग, बट ये रहा ईवी, ठीक है ना। ईवी का मेन रोल मैं फिर से कह रहा हूँ यही है कि दिस इज अ रियल टाइम रेंडरिंग। रियल टाइम रेंडरिंग मतलब इतना समझ लो ना कि आप लोग गेम खेलते हो, ठीक है। सो गेम में कैसे है कि आपका कैरेक्टर जैसे मूव करता है, जैसे आप लोग का कैमरा मूव करता है, वैसे गेम प्रॉपरली वो रेंडर करते जाता है, ठीक है। गेम में भी रेंडर होता है, गेम में भी रेंडरिंग होती है, और गेम में रियल टाइम रेंडरिंग होती है, ठीक है। सो वही रियल टाइम रेंडरिंग को बताने के लिए या करने के लिए आप लोग का ईवी यूज होता है। नाउ ईवी इज अगेन नॉट फॉर फोटो रियलिज्म। फोटो रियलिज्म क्या होता है कि आप लोग को एकदम रियलिस्टिक रेंडर्स चाहिए, उसके लिए ईवी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को फास्ट रेंडर्स चाहिए, फास्ट रेंडर्स कि हाँ मुझे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है मेरा 100 फ्रेम्स का 200 फ्रेम्स का, उसको मुझे तुरंत रेंडर चाहिए एकदम, तब ईवी प्ले में आता है और आपका वो काम करके देता है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, साइकिल्स प्रोवाइड यू अ वेरी मच बेटर फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स, ठीक है। और साइकिल्स यूज होता है विद द हेल्प ऑफ सैम्पल्स रेंडरिंग, नॉट रियल टाइम रेंडरिंग, सैम्पल्स रेंडरिंग। यानी ब्लेंडर हर एक फ्रेम को प्रॉपरली कैलकुलेट करता है, और कितने बार कैलकुलेट करता है ये भी आप लोग के हाथ में रहता है, बताऊंगा आगे। बट हर एक फ्रेम को कैलकुलेट करता है, बार बार रन करता है, प्रॉपर रिजल्ट निकालता है और फिर देता है। इसलिए हमेशा साइकिल को बहुत टाइम लगता है आप लोग को रिजल्ट देने को, एंड ईवी जल्दी देता है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ईवी और साइकिल का इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। सो साइकिल्स मैंने क्लिक कर दिया है, एंड अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा सैम्पलिंग पे। सैम्पलिंग क्या होता है? साइकिल्स में सैम्पल, मैंने जैसे कहा कि सैम्पल्स वर्क करते हैं। सैम्पल्स बेसिकली आप अपने ब्लेंडर को एक फ्रेम को कितने बार कैलकुलेट करने को अलाउ कर रहे हैं। बहुत सिंपल, जैसे कि मैं अब देखो, मैं व्यू पोर्ट में हूँ, मैंने अभी तक रेंडर किया नहीं है, तो मैंने अपने ब्लेंडर को 1024 बार कैलकुलेट करने को अलाउ किया हुआ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो ये देखो 1024 बार वो कैलकुलेट करता है प्रॉपरली और रेंडरिंग डन, ठीक है। सो ये होता है सैम्पल्स कि वो कितने बार आप लोग का इमेज को शार्पन करता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे एक डिनॉइस करके ऑप्शन आता है कि मोस्टली साइकिल्स में ऐसा प्रॉब्लम आती है कि आप लोग कितने भी सैम्पल्स रख लो, आप लोगों को कभी कभी जैगेड रिजल्ट्स मिलते हैं। जैगेड मतलब पिक्सल्स दिखेंगे आप लोग को, दूर से ही दिख जाएंगे कि हाँ यार ये तो पिक्सेलेटेड दिख रहा है, एकदम पिक्सेलेटेड दिख रहा है। सो उसके लिए आप लोग का काम आता है डिनॉइस, जो कि मैंने व्यू पोर्ट में तो ऑन नहीं किया है, बट रेंडर के सेटिंग्स में यहाँ पे डिनॉइस ऑन है, ठीक है। दो अलग अलग सेटिंग्स रहती है कि मुझे व्यू पोर्ट में कितने सैम्पल्स चाहिए और रेंडर में कितने चाहिए। एक चीज़ अच्छे से ध्यान में डाल दो कि 4096 जो रेंडर में सैम्पल्स दिए हैं वो कभी चाहिए नहीं रहते। इसको 80 या 100 रखो, 80 रखता हूँ मैं, 80 मैक्स टू मैक्स 80 या 100, ठीक है। अगर बहुत अच्छा करना है तो 120 कर लो बस, उससे ज़्यादा तो रखने का कुछ मतलब ही नहीं है अगर इतना छोटा सा सीन है तो। अब आता है बारी रेंडर निकालने का। सो रेंडर निकालने के पहले एक काम करना, सिंपल यहाँ पे आ जाओ आउटपुट पे, एंड यहाँ पे ये जो दो चीज़ है इनको भी दिमाग में रख लें। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा सीन बनाया, ठीक है, और कैमरा आप लोगों ने एकदम एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करके रखा हुआ, फिर आप रेंडर में जाते हो, और जब आप लोग रेंडर में जाते हो पता है क्या होता है, ब्लेंडर बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको भी साथ में रेंडर करता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ के भी देखो, मुझे यहाँ के भी रेंडर्स मिल रहे हैं, मुझे यहाँ के भी रेंडर्स ना, भाई दिमाग खोटी करने की जरूरत नहीं, क्या करना है, रेंडर रीजन क्रॉप टू रेंडर, बाकी सब आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें हैं सब गायब हो जाएगी। सिर्फ जो ऑडियंस को आउटपुट मिलने वाला है, जो ऑडियंस को फ्रेम में दिखने वाला है, बस उतना आप लोग को देखने मिलेगा। रेंडर रीजन क्रॉप टू रेंडर, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा है ये वीडियो, मुझे पता है, देखो मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी फास्ट मैंने सिखाया है, बट यार देखो ना यार, मेरे को भी घाई है यार, क्योंकि मतलब आई डोंट वांट इग्नाइट बैट्स टू बी वेरी वेरी लॉन्ग, है ना, कि चलो भाई आज तो आराम से सीखते हैं गाइस कैमरा क्या होता है, शिफ्ट ए करके कैमरा ऐड करेंगे। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम दे के सिखानी रहती हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद भी ट्राई करो। जब मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड करने में बताया और मैंने बताया कि एफ स्टॉप क्या होता है, उसके नीचे ऑप्शन था ब्लेड्स का, तो मे भी आप लोग ये टेस्ट करना कि ब्लेड्स कम ज़्यादा करने से क्या होता है। उसके नीचे ऑप्शन था रेशो का, ये भी टेस्ट करना कि रेशो कम ज़्यादा करने से क्या होता है।
अगर नहीं समझ में आया गूगल पे जाओ, सर्च करो अच्छे से कि भाई डेप्थ ऑफ फील्ड में जो रेशो रहता है वो क्या काम करता है, डेप्थ ऑफ फील्ड में जो ब्लेड रहता है वो क्या काम करता है ब्लेंडर में। सो ये सब चीज़ें आप अगर करोगे सो इट विल बी अ इंटरैक्टिव लर्निंग। ऐसा नहीं कि भाई हर 6 बजे आ गए, मुझे देख लिया, बस काम डन हो गया भाई, आज ब्लेंडर सीख लिया। वो ही होता है ना कि मुझे लाइव में बहुत लोगों ने कहा कि मुझे आदत लग रही है ट्यूटोरियल्स की, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए आप लोग को ऐसा लगे आदत, ठीक है। सो एक इंटरैक्टिव लर्निंग करना हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्यूटोरियल दिख लिया एंड बात खत्म। आते हैं आगे। सबसे पहले मैं इसका डेप्थ ऑफ फील्ड हटाता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आउटपुट पे आ जाओ एंड यहाँ पे फाइल फॉर्मेट PNG है। इसका आप लोग को फिर जो रखना है रख लेना, जैसे कि यहाँ पे BMP, IRIS, JPEG 200, टारगा, बहुत सारे हैं, जो भी आप लोग को पसंद है वो रख लेना। लेकिन जब आप लोग एनिमेशन को रेंडर करते हो तो बात अलग रहती है, ठीक है। वो मैं आज नहीं बताऊंगा वरना ये क्लास 40 मिनट तक खींच जाएगा, तो मैं किसी और क्लास में बताऊंगा। लेकिन PNG बेसिक इतना पे सिलेक्ट कर लो एंड दैट्स इट, यू आर रेडी फॉर रेंडरिंग। सिंपल ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, अपने कीबोर्ड पे F12 का जो बटन है उसको प्रेस कर दो एंड ऑटोमेटिकली रेंडरिंग शुरू हो जाएगी। दैट्स इट भाई, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ये रेंडर हो भी जाएगा ऑलमोस्ट थोड़ी देर में। ज़्यादा मैं आप लोग को अब खींचूंगा नहीं, क्योंकि वैसे ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। और ये रहा आप लोग का सुंदर सा कप। इसको अगर थोड़ा आप लोग को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप लोग पता है क्या कर सकते हो। एक चीज़ बताता हूँ, लाइट को सिलेक्ट करो एंड मे बी इसका आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। मैं इसको हल्का सा येलोइश दूंगा एंड मैं इस वाले कलर को हल्का सा ब्लूइश दूंगा, ठीक है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। एंड मे बी इसका जो पीछे का गिम्बल है उसका भी आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। मे बी मैं हल्का सा इसको कुछ इस तरीके का कलर, ठीक है। सो एक सिंपल सा चेंज करने पे कितना सब चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमेशा करता रहेगा, ठीक है। सो अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आप लोग के रिजल्ट्स देखने के लिए। आप लोग इसको क्या लाइट्स देते हो, कैसे लाइटिंग करते हो, कैसे गिम्बल का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कौन से कलर का रखते हो। कांस्टेंट मत रहना, ठीक है, कि मैंने बोल दिया ग्रीन तो मतलब ग्रीन, मैंने बोल दिया ये ब्लू और पिंक का शेड देंगे तो ब्लू और पिंक का ही शेड देंगे। ऐसा नहीं भाई, अपना एक्सपेरिमेंट करो। शायद आप थोड़ा अच्छा लाइटिंग कर दो मेरे से, ठीक है। शायद आप जो गिम्बल बैकग्राउंड है उसको एक अच्छा कलर दे दो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू, बट दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मतलब मेरा भी सर घूम गया, क्या क्या सिखा दिया मैंने आप लोग को आज। एंड अगर इस वीडियो में थोड़ा आप लोग को फास्ट लगा तो उसके लिए सॉरी बोलूँगा मैं। और अगर थोड़ा कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पहले एक बार जाके देख लेना वापस, शायद समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट्स में बता देना कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया। एंड मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता रहता हूँ, हर एक कमेंट पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। सो ऐसा तो सोचना ही मत कि हाँ भाई कमेंट कर दूंगा, वो कब पढ़ेगा क्यूरीफाइड, कब रिप्लाई देगा। पक्का पढ़ूंगा, तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलो आज का होमवर्क यही है कि भाई आपको ये सब सेटअप करना है, अपनी खुद की लाइटिंग देनी है, अच्छे से देनी है, गिम्बल बैकग्राउंड अच्छे से देना है। मैंने ब्लू और पिंक का ऐसे कुछ शेड बनाया है, आप लोगों को अपने हिसाब से जो आप लोगों को शेड लगता है वो बनाना है। एंड मुझे होमवर्क सबमिट करना है नीचे दिए गए लिंक। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले क्लास में। अगले क्लास से भाई ब्लेंडर अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, यानी वी आर गोइंग टू एंटर इन एनिमेशन। ये तो अच्छा, ये सब क्या था फिर अभी तक सीख रहे हैं? ये भाई ये भी एनिमेशन ही था, बट एक प्रॉपर मूवमेंट एनिमेशन कैसे करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कैसे करना है, कैरेक्टर को कैसे एनिमेट करना है, बहुत सारे टॉपिक हैं पड़े आगे। और लास्ट क्लास जो अभी मतलब ऑलमोस्ट आ ही गए हम लोग, ब्लेंडर का इग्नाइट बैच में ब्लेंडर का लास्ट क्लास, इग्नाइट बैच का नहीं, इग्नाइट बैच में ब्लेंडर का लास्ट क्लास बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग सॉफ्टवेयर शिफ्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए भाई कीप डूइंग 3D। सो सॉरी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट प्लीज़ देख लेना यार, इससे मतलब मुंह मत मोड़ लेना कि अरे नहीं देखूंगा मैं इतना लंबा वीडियो, ठीक है। सो दैट्स इट टुडे। मैं आपको मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए भाई कीप डूइंग 3D। बाय बाय।